प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था में स्त्री का स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार आश्रम व्यवस्था पुरुषों के लिए आवश्यक थी, उसी प्रकार स्त्री के लिए नहीं थी। स्त्री के लिए आश्रम व्यवस्था का विधान अपेक्षाकृत कम आवश्यक था। यद्यपि आश्रमों के कर्तव्य निर्वाह में पुरुषों के साथ उसका समुचित सहयोग था, तथापि वह अनेकानेक अधिकारों से वंचित कर दी गई थी तथा अनेक प्रतिबंधों में बांध दी गई थी। वैदिक युग में उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। उपनयन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्या शिक्षा ग्रहण करती थी तथा 16-17 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्या सद्योवधू कही जाती थी। इसके बाद उसका विवाह कर दिया जाता था। जो कन्या आजीवन शिक्षा ग्रहण करने में लगी रहती थी तथा वैवाहिक बंधन में नहीं फंसती थी, उसे ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। स्त्रियां ब्रह्मचर्य जीवन बहुत कम व्यतीत करती थी। वैदिक युग के परवर्ती काल से स्त्रियों का ब्रह्मचर्य जीवन प्राय समाप्त हो गया। बाल्यकाल में उसका विवाह कर दिया जाता था। जिस प्रकार ब्रह्मचारी गुरु की सेवा करता था, उसी प्रकार स्त्री को पति सेवा करने का निर्देश दिया गया था। स्त्रियों के लिए विवाह अनिवार्य था। स्त्री के सहयोग और सहायता के बिना ग्रस्त जीवन प्रयोजनहीन और उद्देश्यहीन था। मनु के अनुसार प्रजननार्थ ही स्त्री की सृष्टि हुई थी। ऐसी स्थिति में उसका गृहस्थ आश्रम में रहना अपेक्षित था। गृहस्थ आश्रम में रहकर स्त्री अपने सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का संपादन करती थी। वह यज्ञ आदि के साथ अतिथि सत्कार का भी व्रत करती थी। उसका परम कर्तव्य था कि गृहस्थ जीवन सुखी और संपन्न रहे। अथर्ववेद में उसे गृह साम्राज्ञी कहा गया है। अतः स्त्री के लिए गृहस्थ का जीवन व्यतीत करना तथा गृहस्थ उत्तरदायित्वों को निभाना अनिवार्य था। गृहस्थ आश्रम की समाप्ति के बाद वह अपनी इच्छा अनुसार अपने पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकती थी। निश्चय ही वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वह वानप्रस्थ आश्रम में अपने पति के साथ रहे या गृहस्थ आश्रम में ही अपने पुत्रों आदि के साथ जीवन निर्वाह करे। अतः वानप्रस्थ आश्रम उसके लिए उस प्रकार अनिवार्य नहीं था जिस प्रकार उसके पति के लिए। इस प्रकार हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं जब कभी कभी स्त्री अपने पति के साथ वानप्रस्थ में प्रवेश करती थी, किंतु उनका वनगमन वैकल्पिक होता था, जो कालांतर में आकर पूर्णतः व्यवहार से हट गया। साधारणतया स्त्रियां आजीवन गृहस्थ आश्रम में ही रहा करती थी। प्राय सभी धर्मशास्त्रकारों ने स्त्री के लिए संन्यास आश्रम का कोई उल्लेख नहीं किया है। संन्यास आश्रम की व्यवस्था पुरुषों के लिए थी, स्त्रियों के लिए नहीं। स्त्रियों के लिए प्रव्रज्या ग्रहण करने के विषय में प्राय सभी बुद्धिजीवी विरुद्ध रहे हैं, क्योंकि उनके प्रव्रज्या ग्रहण करने से समाज और धर्म में अनेक समस्याएं उठ खड़ी हो सकती थीं। नारी न अपनी सुरक्षा करने में समर्थ थी और न धर्म की प्रत्युत नैतिक आदर्शों से च्युत होने की उससे आशंका थी। अपना शील रक्षण कर सकना भी उसके लिए समस्या थी। बौद्ध युग में तो युवतियों भी भिक्षुणियां बनने लगी, जिससे नैतिक पतन प्रारंभ हो गया। संभवतः इन्हीं समस्याओं की आशंका से धर्मशास्त्रकारों ने स्त्री के लिए संन्यास का जीवन स्वीकार नहीं किया तथा उन्हें पिता, पति और पुत्र द्वारा रक्षित माना और परिवार के वरिष्ठ सदस्य के संरक्षण में रहने का निर्देश दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार
आज हमने आश्रम व्यवस्था में स्त्री के स्थान के बारे में अध्ययन किया है। वेरी वेरी थैंक्स।